नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का ये वीडियो सीटेट जुलाई 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 के स्टूडेंट हो आप। साथियों, आपके एग्जाम से प्रत्येक बार लगभग 5 अंकों के प्रश्न जीन पियाजे से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत, उससे संबंधित बातें एवं उनके द्वारा दिए गए अवस्थाएं और साथियों जितने भी उनसे रिलेटेड बातें हैं सभी कुछ को जानने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके जीन पियाजे से संबंधित पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रहकर जरूर देखिएगा ताकि साथियों 5 अंकों का जो आपका मार्क्स है वह आपका कंप्लीट हो सके और इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में पॉइंट्स बनेंगे सारा कुछ साथियों आपका क्लियर हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों हमसे अवश्य जुड़ जाइए ताकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। और उसके अलावा प्रतिदिन हमारे इस चैनल में साथियों 10 मिनट शो के माध्यम से आपके सीटेट जुलाई 2025 की बेहतरीन तैयारी के लिए सीरीज आती है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दीजिए ताकि 10 मिनट शो जो है साथियों आपके एग्जाम को बेहतरीन करने के लिए बनाई जाती है, आप उन्हें भी देख पाए और उनका लाभ उठा पाए। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। साथियों, आपको यदि हमारे पढ़ाने, हमारे समझाने और हमारे पीडीएफ्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए लगातार साथियों हम इसी तरह से वीडियोस लाते रहें। और तो चलिए देख लेते हैं जीन पियाजे साहब को। सर्वप्रथम आपको बता दें साथियों कि जीन पियाजे कौन थे, कहाँ के थे और साथियों इनसे संबंधित क्या क्या पूछे जाते हैं। तो साथियों आज का आपका टॉपिक है जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत या शिक्षा। ठीक है साथियों, इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके प्रमुख बातों को। पहला नंबर पॉइंट है जिसमें बताया गया है जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। साथियों, जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा नंबर पे दिया गया साथियों, जीन पियाजे का जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो साथियों याद रखना है कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ के निवासी थे तो आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे और उनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला है साथियों, जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है जीन पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। ठीक है साथियों, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो आपसे यह पूछा जाता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। ठीक है साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जीन पियाजे द्वारा लिखी गई है तो आपको याद रखना है कि साथियों वो पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है साथियों, यह किसकी पुस्तक है? तो जीन पियाजे जी की पुस्तक है और इस पुस्तक को साथियों उन्होंने 1923 ईस्वी में लिखे हैं। कब लिखे हैं साथियों? 1923 ईस्वी में लिखे हैं। पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। यदि आप इनका नोट बनाते चल रहे हैं साथियों तो यह आपका काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। आप इनका नोट जरूर बनाते चलिए। किसी वजह से या किसी कारण से साथियों नोट नहीं बना पा रहे हैं तो इन सारे पीडीएफ को साथियों बिल्कुल फ्री में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। लिंक आपको साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। तो इन्होंने जो दिया था साथियों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। तो चलिए देख लेते हैं कि संज्ञान क्या होता है। तो आपको इस बात की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि साथियों संज्ञान होता क्या है। प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है। संज्ञान जो है साथियों प्राणी, किसी भी प्राणी का वह अस्थायी और व्यापक ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है।
जिसे वह किसके माध्यम से साथियों, तो वातावरण हमारे आसपास के चीज़ों के माध्यम से ग्रहण करता है। यही हमारा क्या है साथियों, तो संज्ञान है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अपने वातावरण के माध्यम से सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। और यह साथियों प्राणी का एक व्यापक और अस्थायी ज्ञान होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया साथियों कि संज्ञान विकास, अर्थात साथियों संज्ञान का विकास किस अवस्था में होता है, कैसे कैसे होता है, और सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो शेषावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञान का विकास जो होता है साथियों, किसी भी प्राणी में संज्ञान का जो विकास होता है, तो वह शेषावस्था से, अर्थात साथियों हमारी बाल्यावस्था से, बचपन की अवस्था से, प्रारंभिक अवस्था से शुरू होकर हमारे जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक चलती रहती है। इसका विकास होता रहता है। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों आपका संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाएं। यदि साथियों आपको पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत या अवस्थाएं किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे साहब ने दिया था। कितने सिद्धांत हैं, कितने अवस्थाएं हैं, चलिए इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कुल 4 भागों में बांटा है। आपका पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों आपको इन चारों अवस्थाओं को याद जरूर कर लेना है और क्रम वाइज याद करना है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्रम वाइज पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा आपसे कि संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है, तो आपको याद रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और साथ ही साथ आपको इन्हें क्रम वाइज याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यह पॉइंट साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के चारों सिद्धांत आपको अच्छे से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं साथियों, और इनसे संबंधित विस्तार से पॉइंट्स को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक बार पुनः आपको बता दें कि संज्ञानात्मक विकास के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रम वाइज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है साथियों संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लोग इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, इनका नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं अब अच्छे से इन्हें विस्तार से। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, यह अवस्थाएं कब से कब तक चलती है साथियों, इन्हें भी अच्छे से आप समझ लीजिए। इनसे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा लंबा है साथियों। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5-6 अंक के जो प्रश्न है बनते हैं। तो आप लोग साथियों इसे अच्छे से समझिएगा और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट्स को आप लोग याद जरूर कीजिएगा। कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट करके साथियों जरूर पूछिए। और साथियों यदि कोई भी सीटेट संबंधित आपको डाउट है तो उन्हें भी कमेंट करके जरूर पूछिए आप लोग, ताकि आपका डाउट क्लियर हो और आप साथियों अच्छे मन से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके और अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं साथियों किस उम्र तक चलती है, इन्हें भी आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो पहला जो आपका अवस्था है साथियों संवेदी गामक अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष तक चलता है। अर्थात साथियों गर्भ अवस्था से जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भधारण से साथियों 2 वर्ष की अवस्था तक चलता है, ये संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था? संवेदी गामक अवस्था। कब से कब तक साथियों? तो बचपन से अर्थात प्रारंभिक अवस्था से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानेंगे। किसके अनुसार? तो जीन पियाजे साहब के अनुसार। दूसरा है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक यह चलता है साथियों, आपको याद रखना है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में यह पाया जाता है। इस अवस्था का समय काल कब से कब तक रहता है साथियों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का तो 7 से 11 वर्ष तक। उसके बाद चौथा नंबर पे दिया गया है आपको साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये साथियों चौथा अवस्था है और इसका समय काल जो रहता है 11 वर्ष से 18 वर्ष तक का रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं और साथियों इनका समय काल जो है उसे भी आप लोग अच्छे से याद जरूर रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे कुछ टॉपिक्स है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसमें आपको संवेदी गामक अवस्था का विस्तार से जानकारी दिया गया है। तो आप लोग साथियों इसे अच्छे से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने आपसे ना छूटें। उसके अलावा साथियों आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर आप पेपर 2 के स्टूडेंट हो, तो साथियों उसके लिए केवल 99 रुपये में साथियों आपको आपके ऑल सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के साथियों पहले टॉपिक वाइज थ्योरी दिए जाएंगे,
फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, आज तक के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अलावा साथियों लास्ट में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आप लोग प्रैक्टिस लगा के खुद को आंक सके, खुद को जांच सके। तो साथियों ये सारा कुछ लेने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लेना है, ताकि 99 रुपये में आप इनका लाभ उठा सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलिए देख लेते हैं आज के पॉइंट्स को। तो साथियों, संवेदी गामक अवस्था जो आपका 0 से 2 वर्ष तक चलता है, अर्थात प्रारंभिक बचपन से 2 वर्ष की उम्र सीमा तक चलता है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, चलिए इन्हें अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका बिंदु है साथियों, जिसमें दिया गया है, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो साथियों इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था? संवेदी गामक अवस्था। दूसरे नंबर पॉइंट में आपको दिया गया साथियों, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पष्ट करके, गढ़ के तथा साथियों स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। साथियों जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है, 2 वर्ष तक की होता है साथियों, तो उस समय बच्चों को किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। उस अवस्था में साथियों बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज़ को छूकर, स्पष्ट करके और साथियों उन्हें मुंह में लेकर उनका साथियों स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से साथियों, यदि एक गिलास में गर्म दूध भरा हुआ है, तो बच्चे को साथियों देख के बच्चे को ज्ञान नहीं रहता है कि दूध गर्म है या फिर ठंडा है, या फिर साथियों वे देख के अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि दूध गर्म है या फिर ठंडा है। तो जब वे लोग इसको स्पर्श करते हैं और साथियों अचानक से हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, रोने लगते हैं, तो इसके माध्यम से साथियों वे लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं। जब तक वे स्पर्श नहीं करेंगे, मुंह में नहीं लेंगे, अर्थात उनका स्वाद नहीं लेंगे साथियों, तब तक साथियों उनको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था में किसी भी चीज़ का जानकारी उन्हें पूर्व से नहीं होता है। वे लोग छूकर साथियों, स्पर्श करके और स्वाद लेने के बाद ही साथियों ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गई होगी। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, बच्चे इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, बच्चे कैसे कार्य करते हैं? तो इंद्रियों के द्वारा, अपने जो इंद्रिया साथियों उसके द्वारा कार्य करते हैं। जैसे साथियों उदाहरण के तौर पर आपको जैसे दूध लिए साथियों, तो इस अवस्था में दूध अगर उसे गर्म लगा हो तो वे इंद्रियों के माध्यम से संकेत देंगे। कैसे साथियों? रोकर संकेत देंगे, ना कि साथियों बोल के देंगे या फिर किसी ज्ञान के माध्यम से नहीं देंगे, बल्कि रो के आपको संकेत देंगे। ठीक है, यदि कोई चीज़ पसंद आया है, उसे अच्छा लगा है साथियों, जिसमें उसे आनंद आया है, तो वो बताएंगे नहीं कि उसमें उसको आनंद आया है, बल्कि मुस्कुराकर साथियों हंस के वे लोग आपको इसका संकेत देंगे। तो इंद्रियों के माध्यम से साथियों कार्य करते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, जिसमें आपको दिया गया है कि परिचितों का मुस्कान के साथ साथ स्वागत करते हैं तथा अपरिचित को देखकर जो है भय का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे साथियों भय होगा, आपको याद रखना है कि जो अपरिचित होते हैं, जिनसे उनको जान पहचान नहीं होते हैं, तो उनको साथियों देखकर वे लोग डर जाते हैं, भय का प्रदर्शन करते हैं। वही साथियों जिनसे वे दिन में घुलते मिलते हैं, दिन भर में रहते हैं, अर्थात उनके मम्मी पापा से, उनके भाई से, या फिर साथियों आसपास के लोगों से, दादा दादी से साथियों, तो वे लोग मुस्कुरा के उससे आपस में घुले मिले रहते हैं। तो जिनसे परिचित होता है उसके साथ वे लोग मुस्कुराते हैं, अर्थात हंसते खेलते रहते हैं। वही साथियों यदि कोई अपरिचित है तो इस अवस्था में बच्चे भय के द्वारा अपना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि किसके द्वारा वह अपना संकेत देते हैं, कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय है, कौन कौन से कार्य है। देखे होंगे साथियों, यदि बच्चा डरा हुआ है तो आंखों के द्वारा अपना भय का प्रदर्शन करेंगे साथियों, रोएंगे, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, त्वचात्मक क्रिया करना साथियों, यह जो है छोटी अवस्थाओं की पहचान है, अर्थात साथियों संवेदी गामक अवस्था की पहचान है। तो आशा करते हैं संवेदी गामक अवस्था से ये सारा कुछ जो पूछा जाने वाला आपके एग्जाम में है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर अवस्था को देख लेते हैं, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 से 7 वर्ष तक चलता है। तो साथियों इसमें आपका पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। यह कब से कब तक चलती है साथियों? तो 2 से 7 वर्ष तक यह चलता है। कौन सी अवस्था? तो दूसरी अवस्था साथियों जीन पियाजे साहब की दूसरी अवस्था, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 से 7 वर्ष तक चलता है। अगला नंबर पॉइंट दिया गया है, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है साथियों, तो छोटे बच्चे जो 2 से 7 वर्ष के होते हैं अपने आसपास से अपने साथियों पड़ोसियों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे प्रतीकात्मक खेल क्या होता है तो आपको बता दें साथियों, यदि आप उनके साथ कोई खेल खेल रहे हैं
तो साथियों अपोजिट आपके वो भी आपके साथ वही खेल खेलेगा। तो साथियों एक प्रतीक के तौर पर एक गेंद को आप दीवार पे मारिएगा तो दीवार भी आप ही की ओर वो फेंकेगा। तो इसी प्रकार साथियों नकल करके बच्चा खेलना प्रारंभ कर देता है प्रतीक के रूप में। जैसा जैसा देखेगा अपने बड़े भाइयों बहनों से, अपने आसपास के बड़े बच्चों से, वैसे ही खेलना प्रारंभ कर देगा। तो यह आपका प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है वस्तु अस्तित्व का भाव जागृत हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों कि कौन से अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्तित्व का भाव जागृत हो जाता है। तो आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, अगले नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, तो साथियों निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। तो साथियों कोई यदि निर्जीव वस्तु है, अर्थात आप मान सकते हैं कि कलम है, आपका कॉपी है या आपका मोबाइल है, तो उसमें साथियों ये लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि इसमें जीव क्यों नहीं, ये चल क्यों नहीं सकता है। तो इसे ही हम लोग जीववाद कहते हैं साथियों। यह प्रश्न जो आता है साथियों बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, अर्थात दूसरे चरण में आता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। तो इसकी चर्चा हमने की है साथियों कि प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देते हैं, प्रतीकात्मक सोच उसमें विकसित हो जाते हैं। कौन सी अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, आपको साथियों इस बात को ध्यान में रखना है कि ये सारी बातें किस अवस्था में हो रही है। नहीं तो साथियों आपके एग्जाम में यदि प्रश्न बनेंगे कि प्रतीकात्मक सोच कब विकसित हो जाती है बच्चों में, और वहाँ आपको ऑप्शन दिए रहेंगे साथियों कि संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो साथियों आप वहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि ये सारी बातें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो रही है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों कि इस अवस्था में अनुकरण करके सीखता है। साथियों अनुकरण अर्थात नकल करके, जो देखेगा वही करके सीखेगा। साथियों आशा करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा कि अनुकरण क्या चीज होता है, आपको आसान भाषा में नकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई साथियों उसके पड़ोस के सहपाठी या साथियों उसके बड़े भाई बहन क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो भी देख देख के अपने आसपास साथियों क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा, यही आपका अनुकरण होता है, नकल होता है। या पढ़ाई की ही बात कर ले तो साथियों यदि कोई छात्र अच्छे से पढ़ रहा है तो वो भी कोशिश करेगा कि अनुकरण करके पढ़ने की कोशिश करेगा। तो साथियों अनुकरण के माध्यम से इस अवस्था में बच्चे सीखते हैं और कुछ भी खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि शिशु अहमवादी होता है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अहमवादी क्या होता है साथियों, अपने को ही सर्वोपरि मानना, अर्थात अहमवादी का मतलब है कि साथियों बाकी सब कोई गलत है और वही सही है, स्वयं वही सही है, यही अहमवादी है। अर्थात अपने को ही सर्वोपरि मानना, इस अवस्था में बच्चे अपने को ही सर्वोपरि मानते हैं। अर्थात उनका भावना होता है, उनका मानना होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी लोग कुछ भी नहीं। तो साथियों यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह सोच विकसित होती है, यह अवस्था पाई जाती है। अगला नंबर पॉइंट है तथा दूसरे की बात को कम महत्व देते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया है साथियों कि स्वयं को ही सबसे ऊपर मानते हैं और दूसरे की बातों को कम मानते हैं या फिर नज़रअंदाज करते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लीजिए। अगला नंबर स्टेज आपका दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष आपको दिया गया है। इसमें आपका पहला नंबर पॉइंट दिया गया है, यह 7 से 11 वर्ष तक चलता है साथियों। कब से कब तक, तो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट में दिया गया है इस अवस्था में बच्चा तर्क और मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। साथियों मूर्त तर्क कौशल क्या होता है आपको बता दें कि किसी चीज़ को देखकर उसे तर्क करने लगता है। अर्थात यदि उनको एरोप्लेन के बारे में आप समझा रहे हैं तो साथियों वह एरोप्लेन अगर देख लेता है, एरोप्लेन का चित्र देख लेता है या उसे चलते हुए देख लेता है, तो साथियों उससे संबंधित चिंतन उनके मन में, उनके दिमाग में साथियों उनके जहन में चलना शुरू कर देता है। यदि रेलगाड़ी के बारे में, ट्रेन के बारे में बच्चे को समझा रहे हैं तो साथियों जैसे ही बच्चा रेलगाड़ी या ट्रेन देखता है तो उससे संबंधित बातें साथियों उनके मन में चलना प्रारंभ हो जाती है कि किस किस प्रकार से वह चलता है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों कि इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। किस अवस्था में साथियों, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद जरूर रखिएगा साथियों कि दूसरा नंबर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चा तर्क करता है, और कैसा तर्क साथियों, तो मूर्त तर्क, अर्थात साथियों मूर्त तर्क करना प्रारंभ कर देता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं जो आपका चौथा चरण है साथियों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 11 से 18 वर्ष तक चलता है।
तो चलिए इनसे संबंधित बातों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आपका पहला है साथियों कि यह 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था साथियों आपका जो है 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था है। बात दूसरे नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों कि इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। तो साथियों आपको बता दें कि 11 से 17 वर्ष की जो अवस्था है इसमें कोई भी बालक, कोई भी साथी बच्चा या बच्ची जो है किशोर अवस्था में प्रवेश करने लगता है। ठीक है साथियों, यह जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है साथियों एक प्रकार की किशोरा अवस्था में प्रारंभ होती है। जैसा कि साथियों आपको पता ही होगा कि किशोर अवस्था भी 11 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और यह 17-18 वर्ष तक रहता है। तो साथियों यह किशोर अवस्था के साथ साथ प्रारंभ हो जाता है और इसमें जो है बालक जो है मूर्त के साथ साथ किसी चीज को जो है देखा गया चीज को उसके साथ साथ साथियों जो चीज नहीं देखा है उसके बारे में भी चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है साथियों, मूर्त आपका वह चीज हो गया जिसे आप लोग देखते हैं, वह मूर्त हो गया अर्थात देख के चिंतन शुरू करते हैं। जैसे रेलगाड़ी ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए या कोई चीज ले लीजिए, उस पर साथियों चिंतन शुरू कर देता है। वो आपका तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन चौथे स्टेज में अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त चीजों पर चिंतन तो करता ही है, वो सारे चीजों पर भी चिंतन प्रारंभ कर देता है जिनसे वह अपरिचित है अर्थात जिन्हें वह नहीं देखा है। ठीक है साथियों, यह किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है बच्चों में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। तो आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि बच्चा जो है अमूर्त चिंतन कब प्रारंभ कर देता है? तो आपको याद रखना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की चौथी अवस्था अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है आपको साथियों यानी स्मरण मनन आदि करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जो है स्मरण अर्थात याद करने लगता है, मनन किसी चीज के बारे में विचार या चिंतन करने लगता है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला दिया गया साथियों इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था को साथियों? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया साथियों इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है साथियों, मानसिक योग्यता का जो है साथियों इस अवस्था में अर्थात साथियों 11 से 18 वर्ष की अवस्था में, किशोरावस्था में या यूँ कहे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि तार्किक चिंतन भी शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन के साथ साथ साथियों मूर्त चिंतन तो उन्हें पहले से ही पता होता है, मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। किसी चीज को स्मरण कर लेता है, मनन कर लेता है आदि सारा कुछ साथियों इस अवस्था में चेंजेस हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। उनमें एक साथियों व्यक्ति के सारे गुण समाहित हो जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें एक बच्चे में सारे गुण लगभग आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इसका साथियों अंतिम नंबर पॉइंट में दिया गया है इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन से तात्पर्य साथियों किसी चीज के बारे में जो है वो स्वयं के जो है विचार व्यक्त करने लगते हैं, स्वयं के जो प्रयास है कि चिंतन है साथियों वो भी करना प्रारंभ कर देता है। किसी और के नहीं साथियों कि उनके विचार क्या है, वह स्वयं के भी विचार देने लगते हैं। तो किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे के चौथे अवस्था में। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो उसके बाद चलिए साथियों हम लोग कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसके बाद आपका सारा कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों हमसे अवश्य जुड़ जाइए और आपके साथीगण जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और उसके अलावा साथियों केवल 99 रुपये में आप यदि अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं साथियों तो इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए जिसमें कि आपको आपके सभी सब्जेक्ट के, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, वही पेपर के लिए साथियों आपके सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो साथियों केवल 99 रुपये में अपने एग्जाम को बेहतरीन करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य कर लीजिए। चलिए हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो साथियों पहला नंबर आपका क्वेश्चन है पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम चुने। सही क्रम क्या है साथियों? आपने अभी देखा तो साथियों आपको पता होगा कि सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक काल, दूसरा में दिया गया साथियों संवेदी गामक काल, तीसरा में औपचारिक संक्रियात्मक काल और साथियों चौथा में दिया है मूर्त संक्रियात्मक काल। तो साथियों आपको बता दे आपने अभी पढ़ा कि जीन पियाजे साहब ने अपनी जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए
जिसमें पहला है आपका 1 नंबर में संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद दूसरा है साथियों पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक काल और चौथा है साथियों आपका औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो साथियों किस ऑप्शंस में आपको पहला 2 दिया गया है, फिर साथियों आपको 1 दिया गया है, फिर 3 और फिर 4, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं साथियों। यह प्रश्न भी आपके PYQ के प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है साथियों, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें पहला 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 दिया गया है, अर्थात संवेदी गामक काल, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक काल और चौथा में औपचारिक संक्रियात्मक काल। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगले नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, तो उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जीन पियाजे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों लेव वाइगोस्की से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों से संबंधित है, और डी में दिया गया है कि इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। तो साथियों आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, यह जीन पियाजे से संबंधित है। तो आशा करेंगे साथियों आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से अपने सीटेट जुलाई 2025 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक वाइज प्रश्नों के साथ, और साथियों प्रत्येक टॉपिक को एक एक कंप्लीट करते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।